जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी में इस बार भी बात एक ऐसे शूरवीर की जिसने अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। इस वक्त भी देश और दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों और एनएसजी डोभाल के साथ बैठकर यूक्रेन युद्ध को देखते हुए तीनों सेनाओं की तैयारियों का जायजा लिया। पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन रूस में फंसे भारतीय छात्रों को लोगों को निकालने का मिशन चल रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका रही है। और इस बीच तीनों सेनाओं की क्या तैयारियां हैं, युद्ध के हालात में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सीधे जानकारी ली। और इसके साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी साफ किया कि यूक्रेन रूस युद्ध के जो हालात बने हुए हैं उसमें भारतीय सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 64वां जन्मदिन था। पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ और इस बार दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर का आयोजन हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, उसके अलावा वायुसेना नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, और इस पहले जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर को जो मुख्य अतिथि थे वो पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया थे। और उन्होंने जनरल बिपिन रावत की इस बात को याद किया कि अगर भविष्य में भारत को किसी के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा तो वो युद्ध देश में बने स्वदेशी हथियारों से लड़ा जाएगा। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने साफ किया कि सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत ने अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान लगातार कोशिश की कि मेक इन इंडिया के जरिए तेजी के साथ तीनों सेनाओं के लिए स्वदेशी हथियार बनाए जाएं। और अगर सरहद पर युद्ध के हालात होते हैं तो इन्हीं स्वदेशी हथियारों से युद्ध लड़ा जाएगा। और ये इस वक्त सबक भी है, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह की हथियारों की कमी से जूझ रहा है, नाटो देशों की मदद उसके लेनी पड़ रही है। ऐसे में जनरल बिपिन रावत का ये सबक उनके मेमोरियल लेक्चर में याद किया गया। और एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने साफ किया कि डीआरडीओ निजी कंपनियों को मिलकर तीनों सेनाओं के लिए जो हथियार हैं उनके बनाने के काम को तेज करना चाहिए। डिफेंस डायरी में बात अब मेजर मुकुंद वरदराजन की, जिन्हें उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मुकुंद वरदराजन ने 2006 में राजपूत रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन लिया और उसके बाद वो लगातार अपनी काबिलियत के जरिए आगे बढ़ते रहे। 2012 में मेजर के तौर पर वो राजपूत रेजिमेंट से राष्ट्रीय राइफल में शामिल हुए और कश्मीर में उनकी तैनाती हुई। और अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें उन्होंने वीरता का वो नया इतिहास लिखा था। ये बात 25 अप्रैल 2014 की है, जब मेजर वरदराजन को जिम्मेदारी दी गई एक गांव में ऑपरेशन की। सामान्य तौर पर कश्मीर में जिन इलाकों में आतंकी छुपे होते हैं वो ऐसे मकान होते हैं जिनके आसपास बगीचे होते हैं। कश्मीर में लोग घर के आसपास सेब के बगीचे लगाते हैं। तो मेजर मुकुंद वरदराजन अपनी टीम के साथ, उनको जो खुफिया सूचना थी, हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर एक घर में छुपा हुआ था। संख्या को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 3 से 4 आतंकी हो सकते थे, लेकिन मेजर वरदराजन का टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन का वो टॉप कमांडर था। पुख्ता खुफिया सूचनाओं के आधार पर शाम के वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरे के बीच अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए मुकुंद वरदराजन आगे बढ़ रहे थे। आसपास पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया। आतंकियों को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि वो घिर चुके हैं। और उसके बाद सेब के बाग को क्रॉस करते हुए जब वो आगे बढ़े, अचानक जो अंदर आतंकी थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेजर वरदराजन और उनकी टीम ने भी मोर्चा संभाला, जवाबी फायरिंग की। कई घंटों तक ये फायरिंग चलती रही दोनों तरफ से। धीरे धीरे मेजर वरदराजन अपनी टीम के साथ, अपने बडी के साथ
घर के नज़दीक जाना चाहते थे और इस बीच अचानक दरवाजे के आसपास से बहुत तेज़ फायरिंग हुई और मेजर मुकुंद वरदराजन पहले से क्योंकि पोजीशन ले चुके थे, उन्होंने अपनी असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 जो आतंकी घर से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पीछे की तरफ भागना चाह रहे थे उन्हें मार गिराया। उन आतंकियों को देखकर मेजर वरदराजन ने ये इस बात की तस्दीक की कि इसमें वो टॉप कमांडर नहीं है, यानी कि अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। हिजबुल का टॉप कमांडर अभी भी घर के अंदर मौजूद था। अब उसकी कोशिश थी कि वो वहाँ से बच निकले। मेजर वरदराजन ने अपनी टीम के साथ घेरे को और नज़दीक किया, घर को पूरी तरह से घेर लिया जिससे कि जो टॉप कमांडर वो भाग न सके। इस बीच अचानक 2 आतंकी भागने की फिराक में थे। मेजर वरदराजन ने मौके को देखकर घर के अंदर एक ग्रेनेड दागा। ग्रेनेड फटने के साथ ही 2 आतंकी बाहर निकले और उन्होंने भागने की कोशिश की। उसमें से मेजर वरदराजन देखकर समझ गई कि ये हिजबुल का टॉप कमांडर है। और इस बीच जो मेजर वरदराजन का वडी अब इस नज़दीकी लड़ाई में भागते हुए आतंकियों ने मेजर वरदराजन उनकी बडी की तरफ एक हथगोला फेंका जो सीधे जाकर जो सिपाही विक्रम था, जो मेजर वरदराजन का बडी था, उस पर जाकर लगा और वो बुरी तरह से घायल होकर गिर गया। ऐसे मौके पर मेजर वरदराजन के सामने एक दुविधा थी कि क्या उस भागते हुए आतंकी का पीछा करें, अपने साथियों को किस तरह से बचाएं। अपने साथी की हालत को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने उसके पास पहुंचे, उसे पीछे सुरक्षित स्थान पर ले गए, बचाने की कोशिश शुरू हुई। और इस बीच तुरंत उन्होंने फिर पलटकर उस आतंकी का पीछा शुरू किया क्योंकि उन्हें ये बात साफ हो गई थी कि जो 2 आतंकी भागने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हिजबुल का टॉप कमांडर है और ऐसे में वो चाहते थे कि किसी भी हालत में ये टॉप कमांडर यहाँ से भाग न निकले। उन्होंने आगे मोर्चा संभाला, पीछा किया। जवाबी फायरिंग में आतंकियों ने मेजर वरदराजन पर सीधे सामने से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेजर वरदराजन भी घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी। उसके साथ ही फिर उन्होंने मोर्चा संभाला और एक आतंकी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा। लेकिन भागने से पहले उस आतंकी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेजर वरदराजन बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में सभी आतंकियों का सफाई किया और सबसे बड़ी कामयाबी जो उनका टारगेट था हिजबुल का टॉप कमांडर, उसे मारने में कामयाबी हासिल की। घायल होने के बावजूद अपने साथी सिपाही के पास वो पहुंचे, उसको जल्दी से अपनी जान की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। बुरी तरह से घायल होने के बाद उनकी पूरी टीम ने मेजर वरदराजन को भी हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इस भीषण गोलाबारी, इस लड़ाई में वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे और तमाम कोशिशों के बावजूद मेजर मुकुंद वरदराजन ने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश ने उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च अशोक चक्र से सम्मानित किया। मेजर मुकुंद वरदराजन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, उसके बावजूद उनका जो जज्बा था देश पर जान न्यौछावर करने का, 26 जनवरी के मौके पर जब उन्हें उनकी पत्नी ने अशोक चक्र राजपथ पर ग्रहण किया तो उनसे कई जुड़ी चीज़ें साझा की। किस तरह से मेजर मुकुंद वरदराजन ने अपने शुरुआती दिनों में सेना को लेकर जो उनका जोश था, जज्बा था, उसकी वजह से वो सेना में भर्ती हुए। 12 अप्रैल 1983 को वरदराजन का जन्म चेन्नई में हुआ। उनकी 2 बहनें, परिवार में 2 बहनें थी, एक अकेले भाई वो थे।
28 अगस्त 2009 को अपनी गर्लफ्रेंड इंदु रेबिका वर्गीस से उन्होंने शादी की और अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट से मेजर तक जो सेना में अपना काम किया, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही और ख़ास तौर से 2012 से 2014 जब वो कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में उनकी तैनाती हुई, उस दौरान किस तरह से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़ी चीज़ें वो अपनी पत्नी से साझा करते थे और जिस ऑपरेशन में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, किस तरह से उसकी उन्होंने प्लानिंग की और 4 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा। एक युवा अधिकारी के तौर पर सेना की जिस परंपरा से वो आते हैं, उस परंपरा का उन्होंने पूरी तरह से निर्वाह किया, टीम का नेतृत्व किया। युद्ध के मोर्चे पर हमेशा भारतीय सेना में परंपरा है कि सैन्य अधिकारी टीम को लीड करता है और उसी परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया। घायल होने के बावजूद अपने घायल साथी की उन्होंने रक्षा की और आखिर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। डिफेंस डायरी के इस अंक में इतना ही। आगे लगातार भारतीय तीनों सेनाओं की से जुड़े जो शूरवीर हैं, जिन्होंने युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर अपनी वीरता से की नई कहानियां देश के सामने रखी हैं, आपके बीच लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।